हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्विक रिवीजन करेंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन रहेंगे उनके हिसाब से देखेंगे। चलिए, आज के टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। पहला टॉपिक आएगा भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण भी देखेंगे। संघ एवं राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये मेजर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो एक रिवीजन सीरीज पे बेस है। तो इसको एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। तो इसे पढ़ते हैं भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में। हर संविधान का एक दर्शन होता है और भारत के संविधान का भी एक दर्शन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प से निहित है। तो क्या कहते हैं कि हर संविधान का एक दर्शन होता है और संविधान का एक दर्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया और इसमें निहित कुछ सिद्धांत निम्नवत हैं, जिसमें पहला आता है कि भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा आता है भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। तीसरा आता है इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी और भारत के समस्त नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति, संस्था बनाने और कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म या मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षा उपाय किए जाएंगे। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित एवं अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त दार्शनिक तत्व वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं और ये मूल्य ही शासन में मूलभूत होते हैं, जिन्हें कल्याणकारी राज्य और प्रगतिशील समाज की रचना होती है। ये संविधान के दर्शन को है, जिसको हमने संक्षेप में देखा, और संविधान के उद्देश्य संकल्प को किसके जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में संविधान ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली है, अर्थात यह ज्ञात संविधानों की उन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के संविधान से भारत का संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है तथा भारतीय संविधान बृहत रूप से लिखित संविधान है, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता की प्रमुख विशेषता क्या है कि कोई भी कानून हो या आदेश हो, संविधान के विरुद्ध किसी को भी जारी नहीं किया जा सकता है। संशोधनों की प्रक्रिया के आधार पर यह नम्य और अनम्य संविधानों का मिश्रण होता है। भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर उन्मुख संघीय संविधान है। संविधान के अनुपूरक विधायन की शक्ति संसद को है, अर्थात विधान बनाकर संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति संसद में निहित है। मतलब क्या कि संविधान के अनुपूरक विधायन की शक्ति भी संसद को दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है। और संविधान में परंपराओं की भूमिका भी महत्व दिया गया है। इसमें मूल अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही मूल कर्तव्यों की घोषणा की गई है। एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं उन सब के बारे में बताया गया है। संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्यानित होता है, जैसे विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय आदि इस संविधान के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर है। भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है। वह एक मताधिकार को मान्यता देता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है, जिसमें राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ना है यह निर्देश प्राप्त होता रहता है। और एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में किस तरीके की नागरिकता है, भारत में किस तरीके के न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है और किस भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इस तरीके के भारत का संविधान कैसा है, लचीला है, नम्य है, लिखित है, अलिखित है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से लिया गया है।
अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अन्य देशों में ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण, जिसमें देखते हैं इससे तो 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि या फिर ये पूछ लेगा कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है और भारत में न्यायपालिका कहाँ से ली गई है की अवधारणा कहाँ से ली गई, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख यहाँ से लिया गया है। कौन कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख यहाँ के ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। तो इसमें मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन में से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और महाभियोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब आता है कनाडा से। कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ एक अर्धसंघ सरकार का रूप है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है और शक्ति विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच। राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से लिया गया है। तो इसमें पूछा जाता है कि शक्ति विभाजन की संकल्पना भी पूछी जाती है और अवशिष्ट शक्तियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो यह कनाडा से लिया गया। अब पढ़ते हैं आयरलैंड में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया इससे आयरलैंड से ली गई है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यह आयरलैंड के संविधान से। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई। यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब आते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है। यह फ्रांस के संविधान से। फिर आता है समवर्ती सूची का प्रावधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। जापान से क्या लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ये भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण हमने देखा, जिसमें इम्पोर्टेंट है जो आप याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं भारत की उद्देशिका के बारे में। संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे कि उद्देशिका के बारे में क्या क्या अवधारणा रही, इसका कब इसको प्रस्तुत किया गया, इन सब के बारे में देखते हैं। पढ़ते हैं संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना या इसे प्रेम्बल कहते हैं, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः यह उद्देशिका संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया। यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया और कब रखा गया। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसे कब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में समक्ष पेश किया गया। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई हो, समता के बारे में चर्चा की गई हो, भारतीय प्रस्तावना को संविधान में कब लागू किया गया। जैसे ये 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। इसमें आते हैं जो जैसे न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and dignity of the nation. In our Constituted Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यह इसका इंग्लिश में इसको दिया गया है। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। जैसे बेरोबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देश्यता संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा और इसका प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़े गए और प्रस्तावना अब प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने वाले न्यायालय की सहारा नहीं लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है कि नहीं है, तो प्रवर्तनीय नहीं है। और इसे किस प्रस्तावना में संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और कौन कौन से शब्द जोड़े गए। जैसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर प्रस्तावना से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, यह संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारत के संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की परिचर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 1 के अनुसार कहता है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य और 8 राज्य संघ राज्य केंद्र राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं तथा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा तथा वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जो संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के लिए विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं तथा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। यह अनुच्छेद 1 की विशेषता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अर्थात 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य में शामिल किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। और दूसरा ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत इसमें यह प्रावधान होते हैं। तो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना के 35 का स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर यह 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था, जिसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के राज्य का दर्जा दिया गया था। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या
राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। यह किसको प्राप्त है? संसद को। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, एक तो वो अलग कर सकता है, अथवा दो या अधिक राज्यों को, दो या दो से अधिक राज्य या राज्यों के भागों को मिलाकर, जो अलग अलग भाग हैं उनको मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, मतलब कोई राज्य एक स्टेट का है दूसरे स्टेट का है तो उसको मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है या बढ़ा सकती है या किसी राज्य की सीमाओं या उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। इसमें नोट में दिया गया है कि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र की उसकी सीमाओं या उसके नामों को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा और उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इसी तरह राज्य द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंतर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 4 को पढ़ते अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना एवं उनका प्रवेश, विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों, उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। बेरूवारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूवारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए। ये इसके अनुच्छेद 4 के एग्जाम्पल हैं, जिसमें पहला कि 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूवारी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया और जो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश में सौंपा गया। अब पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में यह उपबंधित है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें समय समय पर प्रासंगिक संशोधन किए गए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि सभी देश के नागरिक होंगे, अर्थात राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे, अन्य देश के नहीं, अर्थात किसी भी स्तर पर दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं होगी। तो भारतीय संविधान किस नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता का। और भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में उपबंधित है। और भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे, यह नागरिकता संबंधी कानून की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है और इसके तहत अनुशक्ति का प्रयोग करके वह संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जिसे समय समय पर प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं। अब भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसमें सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे या अन्य देश के नहीं, अर्थात किसी भी स्तर पर दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं होगी। विधिक व्यक्ति के संदर्भ में यह कंपनी, निगम आदि विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कौन नागरिक नहीं होंगे? कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते। भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित होती है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब पढ़ते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग के बारे में। इसमें अनुच्छेद 5 के बारे में अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 अधिवास द्वारा नागरिकता के संदर्भ में चर्चा करता है। वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों को पूरी करता है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो 3 शर्तों को पूरा करेगा, जिसमें पहली शर्त आती है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और तीसरी विशेषता आती है कि वह भारतीय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं? पहला कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और तीसरी आती है कि वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो।
अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कोई भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब 2 शर्तों को पूरे करता है। इसमें 2 शर्तें कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है कि उसका या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरी शर्त आती है कि 19 जुलाई 1948 से पहले बाद में प्रव्रजन करने वाले के लिए अलग अलग है। स्थिति से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने वाले के बाद साधारणतः भारत में रह रहे हों, किंतु इस तिथि को या उससे के पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से ही भारत में रह रहा हो। इसके संबंधित 2 शर्तें हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया हो तो उसे नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद भी किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए, जिसमें अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय में भारत के निवासी नहीं थे, किंतु वे भारतीय मूल के थे। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था, जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन को अपनी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति के बारे में उपबंध दिया गया है, जिसमें किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने का भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता का संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। यह अनुच्छेद 10 होगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को हो और इस प्रयोजन में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है जन्म से नागरिकता, दूसरा आता है वंश के आधार पर नागरिकता और तीसरा आता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता और चौथा आता है देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसका अर्थ लंबे समय तक भारत में निवास के आधार पर नागरिक बन जाने से है। और 5वें नंबर पर आता है किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार द्वारा यह निर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। यह इससे संबंधित प्रावधान है। इसमें पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 और 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? इसमें पहली स्थिति आती है कि नागरिकता के परित्याग करने पर, दूसरी आती है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, तीसरा आता है भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ठा और आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। इसमें 3 तरीके की स्थितियां बताई गई हैं और 5 तरीके के प्रावधान बताए गए हैं, जिससे वह नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं। अब अनिवासी भारतीय या NRI के लिए क्या भारतीय नागरिकता में प्रावधान किए गए हैं? अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारक कहते हैं कि किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो नागरिकों कर सकते हैं और इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार होता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार साधारणतः नहीं होता। भारत में NRI कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और भारतीय बैंक से भारतीय मुद्रा में खाता खोल सकते हैं। और अब आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO कहलाते हैं उनके बारे में। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे, किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इन्हें 15 वर्षों तक वीजा की जरूरत नहीं होती और एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट है और भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं और इन्हें NRI कोटे में शिक्षा का अधिकार है तथा भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक खाता खोलने का भी अधिकार है।
अब पढ़ते हैं समुद्र पारी भारतीय नागरिक के बारे में। ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं ये विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें साधारणतः इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो इन्हें एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है और भारत में भारतीय मुद्रा में भी बैंक खाता खोल सकते हैं तथा भारत में गैर कृषि कार्य हेतु जमीन की खरीद भी कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है। अब दोनों एक समान अधिकार वाले हो गए हैं। इनमें दोनों में हमने भिन्नता देखी, लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 किया गया उसमें पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों की भिन्नता को समाप्त कर दिया है और दोनों की एक अधिकार कर दिया है। अब पढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। यह अधिनियम नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन करता है। नागरिकता एक्ट 1955 उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर नागरिकता हासिल की जाती है, जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भारत के किसी भी परिवेश में के समावेश द्वारा नागरिकता मिलने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त यह एक्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ओसीआई और भारतीय कार्ड धारकों वाले विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को रेगुलेट करता है। अधिनियम इस एक्ट में संशोधन करता है और कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा और इस लाभ को हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से विदेशी एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 से छूट दी जानी चाहिए। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे और आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी एंगलोंग असम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला शामिल है। ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित निर्णय में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में भारतीयों की यात्रा को इस परमिट प्रणाली से रेगुलेट किया जाता है। यह परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में लागू है। ओसीआई के लिए पंजीकरण को रद्द करने के संदर्भ में एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार कुछ आधार पर ओसीआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला कि यह अगर ओसीआई ने धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया है या पंजीकरण में 5 वर्ष के दौरान उसे 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई हो, या तीसरा यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित के लिए आवश्यक हो। बिल पंजीकरण को रद्द करने का एक और आधार प्रदान करता है, वह यह है कि अगर ओसीआई ने एक्ट के किसी प्रावधान या देश में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया है तो ओसीआई को रद्द करने का आदेश तब तक मंजूर नहीं किया जा सकता जब तक कि ओसीआई कार्ड होल्डर को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए। यहाँ पर यह टॉपिक हमारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।